प्राचीन काल के राजदरबारों में जहां सब प्रकार के गुणियों का आदर रहता था, वहां एकाध ऐसे भी हास्यरस कुशल कुशाग्र बुद्धि पुरुषरत्नों का प्रवेश रहता था जो समय समय पर विलक्षण बुद्धि एवं वचन चातुरी से राजाओं को मोह लेते थे और अपनी वचन चातुरी से स्वामी को वश में कर लेते थे। राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही संबंध रहा है। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने आप में खास थी। अकबर के दरबार में या यूं कहिए कि अकबरी राजसभा के नौरत्नों में बीरबल कोहिनूर हीरा थे। लड़कपन से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा दो लंगोटिए यारों में होता है। बीरबल जी केवल हंसोर थे सो नहीं, वे अच्छे शूर, सामंत, कवि, पंडित और समाचातुर वीरंग थे। बीरबल दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि अकबर बीरबल के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दो प्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है। राजा बीरबल को अकबर की आंखों से गिराने का व अकबर और बीरबल की जोड़ी तोड़ने का कई बार उनके प्रतिद्वंद्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे अपने कौशल से षड्यंत्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे। बीरबल की हाजिर जवाबी ऐसी थी जिससे बादशाह को भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। बीरबल को अकबर बहुत मानता था। स्वात और बाजोर के युद्ध में बीरबल के मारे जाने पर अकबर को घोर दुहक हुआ। कई रोज तक वह एकांत में बैठकर रोया किया। अकबर को यदि बीरबल सा साथी न मिला होता तो उसका जीवन नीरस हो जाता। ऐसी थी अकबर और बीरबल की जोड़ी। हमारे इस संग्रह में बीरबल और अकबर के वे ही मजाक संग्रहित हैं जो अधिक प्रचलित हैं और हास्यरस से भरे हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इससे कुछ मनोरंजन विशेष होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे। हमने इसे कई प्रचलित प्रकाशित पुस्तकों से संग्रह किया है। संभव है कि हमारी संग्रहित भाषा में अनेक अक्षमय अशुद्धियां हो, अतएव पाठक वृंद उन अशुद्धियों पर विशेष दृष्टि निक्षेप न करके हमारे प्रयास पर ही ध्यान देंगे और उन्हें सुधार कर ही पठन पाठन करेंगे। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे जो सन 1542 से 1606 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। वे बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार होने के साथ उनके परम मित्र भी थे। के जीवन में हुई घटनाएं, उनके मजेदार वार्तालाप और उनके मध्य हुई खट्टी मीठी नोकझोंक को किस्सों कहानियों के रूप में पिरोकर सालों साल से सुनाया जाता रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां विकसित होती गई है। इन किस्से कहानियों पर कई किताबें लिखी गई है जो हर उम्र के लोगों में प्रचलित है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये हमारा मनोरंजन करने के साथ ज्ञान की बातें भी सिखा जाती हैं। शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन कहानियों का अस्तित्व बरकरार है। आपके लिए अकबर बीरबल की एक से बढ़कर कहानियों का संकलन प्रस्तुत हैं जो आपका मनोरंजन करेंगी, आपको गुदगुदा जाएंगी और साथ ही साथ कुछ न कुछ सिखा भी जाएंगी। मित्रों, ये कहानी बादशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात की कहानी है। अकबर से पहली मुलाकात के समय बीरबल एक छोटे बालक थे, लेकिन अपनी निडरता और वाक्पटुता से उन्होंने उस समय ही अकबर को प्रभावित कर लिया था। बाद में बीरबल कैसे अकबर के दरबार पहुंचा और उनके नवरत्नों में से एक बन गया, यही इस कहानी में बताया गया है।
पढ़िए पूरी कहानी। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर-उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है? बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं।
यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर, अकबर बीरबल के कासमकास बन गए। मित्रों, ये कहानी सड़क पर कितने मोड़ अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। बादशाह अकबर के मित्र फारस के शहंशाह के द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न के बारे में हैं। इस प्रश्न के कारण अकबर चिंता में पड़ गए थे और हमेशा की तरह बीरबल ने इसका उत्तर देकर उनकी चिंता दूर की थी। कैसे? यही तो कहानी है। पढ़िए अकबर बीरबल की ये कहानी के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूं कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहां तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल, मित्रों, इसमें बीरबल काबुल के बादशाह को पूर्णिमा के चांद की संज्ञा देते हैं और बादशाह अकबर को दूज के चांद की। अकबर इस बात पर बहुत नाराज हो जाते हैं। बीरबल कैसे अकबर की नाराजगी दूर करता है, यही इस कहानी में बताया गया है। पढ़िए पूरी कहानी। एक बार बीरबल काबुल की यात्रा पर गया। वहां की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में वह बातों बातों में वहां के बारे में लोगों से सवाल करने लगा। कुछ लोगों को बीरबल की बातें सुनकर ये शक हो गया कि वो किसी राज्य का भेदिया है।
उन्होंने ये बात काबुल के शहंशाह के कानों तक पहुंचा दी। काबुल के शहंशाह ने बिना देर किए बीरबल को गिरफ्तार करने सैनिकों की टुकड़ी भेज दी। बीरबल को गिरफ्तार काबुल के शहंशाह के सामने पेश किया गया। काबुल के शहंशाह ने बीरबल से पूछा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक यात्री हूं। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहां की संस्कृति के बारे में जानने का मुझे शौक है। किस देश के निवासी हो तुम और कौन है तुम्हारा राजा? काबुल के शहंशाह ने पुनः प्रश्न किया, हुजूर, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूं और वहां के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया। ओह, बादशाह अकबर और हमारे बारे में यदि एक शब्द में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे? हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं और वो दूज के। बीरबल का ये त्वरित उत्तर सुनकर काबुल का शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ दिया और कई हीरे जवाहरात के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर अपने घर आया तो काबुल का हाल घरवालों को बताया। उसने काबुल के शहंशाह से हुई बातचीत के बारे में भी घरवालों को बताया। एक मुंह से दो मुंह और इस तरह बात फैलते फैलते अकबर के दरबारियों के कानों में पहुंची और ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। जब अकबर को मालूम पड़ा कि बीरबल ने काबुल जाकर उन्हें काबुल के शहंशाह के सामने दूज के चांद की संज्ञा दी और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा के चांद की, तो वे बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहा, क्यों बीरबल, काबुल जाकर तुम तो काबुल के हो गए। वहां का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के, तो फिर तुम हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसकी के दरबार में रहो। बीरबल समझ गया कि दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए हैं। उसने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई निष्कर्ष निकालिए। पूर्णिमा का चांद आकार में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, प्रतिदिन घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन पूरा अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े। अब बताइए, बड़ाई किसकी हुई? मैंने तो यही कहा कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, साम्राज्य और यश बढ़ता रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने बीरबल को कई वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए। इधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। इस कहानी में दो आदमियों के मध्य कुएं के पानी को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा जब बादशाह अकबर ने दरबार में पहुंचता है, इसके निराकरण की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी जाती है। बीरबल कैसे ये झगड़ा निपटाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा, तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे रोक दिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो भागो यहां से। किसान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंच गया। अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस कुएं पर पहुंचा जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लाया जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई,
तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है। फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई। चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वामित्व में है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, उस आदमी ने हामी भरी। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो। बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते, बीरबल बोला। कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर चुका था। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का पूरा स्वामित्व सौंप दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। सीख, कभी दूसरों को धोखा मत दो। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं। जिसमें दूसरों का बुरा हो, ऐसी चतुराई अंतः धरी की धरी रह जाती है।